हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। मैं लेके आई हूं हिंदी के लिए ग्रामर का रचना के आधार पर वाक्य का भेद। मैं आपको सारा ग्रामर, हिंदी का सारा ग्रामर पढ़ाऊंगी। जो है क्लास 10th की क्लास के लिए जो भी चैप्टर लगे हुए हैं वो सारा पढ़ाऊंगी। मैंने रचना के आधार पर वाक्य का भेद, वाक्य का स्वरूप, ये सब पहले वीडियो में डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने हिंदी का 10th का सिलेबस भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आज हम समय न बर्बाद करते हुए आज हम शुरू करते हैं वाक्य का स्वरूप। इसको मैंने पहले भी 2.5 मिनट की वीडियो में डिस्कस कर दिया है, पर आज फिर से शुरू करते हैं। वाक्य का स्वरूप निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अथवा ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य को समझने के लिए हमें निम्नलिखित बातें समझनी पड़ेंगी। वाक्य की रचना शब्दों पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। उदाहरण, यदि कोई कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ किसी ऐसे विचार या विज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, यह एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूते के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य के बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो में। पहले भी मैंने वाक्य के स्वरूप के बारे में वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज सरल वाक्य के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। हम उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। पहले सरल वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, अथवा जिस वाक्य में प्रधान व आश्रित उपवाक्यों अथवा स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह नहीं हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी आश्रित और प्रधान उपवाक्य का जोड़ा जिसमें न हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं और प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी जो है सरल वाक्य की के बारे में समझेंगे। तो सरल वाक्य में आश्रित और प्रधान उपवाक्य का जोड़ा नहीं आता, इसलिए जब ये आएगा तो इसके बारे में हम समझ लेंगे। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रधान व आश्रित वाक्यों अथवा स्वतंत्र वाक्यों का समूह नहीं हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, अतः यह एक ही वाक्य होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया जाने की हो रही है। क्रिया एक ही हो रही है, दिल्ली जाना है, यानी जाने की क्रिया हो रही है। कहाँ जाना है? दिल्ली। तो इससे कहने से हमें एक ही बात समझ में आ रही है कि मुझे कल दिल्ली जाना है। परंतु जब इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाए कि और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, यानी क्रिया 2 हो गई। एक तो जाना, दूसरा क्या है? पहुँचना। तो यह सरल वाक्य नहीं रह जाएगा। जब एक ही वाक्य में 2 क्रिया आती है तो वह सरल वाक्य नहीं रह जाएगा। इसे तो सरल वाक्य नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझ रहे हैं। तो यह सरल वाक्य नहीं रह जाएगा। अब पूरा वाक्य 2 अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है, जिसमें जाना और पहुंचना 2 क्रियाएं हैं। जैसे मुझे दिल्ली जाना है और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, यानी एक क्रिया तो जाने की हो रही है
और दूसरी क्रिया जो है पहुँचने को हो रही है। जब एक ही वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय हो या एक ही उद्देश्य हो दो विधेय हो तो वह क्रिया जो है सरल वाक्य नहीं कहलाएगा, वो जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य के बारे में बाद में देखना है, इसलिए सरल वाक्य को समझें। सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि अकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म नहीं आ सकता। जाहिर सी बात है कि जब क्रिया अकर्मक होगी तो वाक्य में कर्म नहीं आएगा। जैसे वह सो गया। अब यहाँ सोना जो है अकर्मक क्रिया है, आप लोग पहले से जानते होंगे कि सोना क्रिया जो है अकर्मक क्रिया है। अगर अकर्मक सकर्मक के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्म अवश्य आएगा। अब क्रिया सकर्मक होगी तो उस वाक्य में कर्म तो आएगा ही आएगा। जैसे छात्र ने पाठ पढ़ा, पढ़ना क्रिया जो है सकर्मक होता है। आप लोग को थोड़ी जानकारी हम दे दें, अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं। जब हम क्रिया के साथ, क्रिया है, क्रिया के साथ, यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया है, क्रिया के साथ हम क्या और किसे जो है क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्या और किसको। जब उत्तर मिल जाएगा, जब उत्तर मिलेगा तो क्रिया जो है वो सकर्मक कहलाएगी, उत्तर नहीं मिलेगा तो क्रिया अकर्मक कहलाएगी। जैसे हम यहाँ छात्र ने पढ़ा, क्या पढ़ा, किसने पढ़ा। तो अब यहाँ अगर रता की किताब पढ़ा तो जो है क्या का भी उत्तर मिल जाता, लेकिन यहाँ किसने पढ़ा, छात्र ने पढ़ा, किसने का जो है मिल रहा है उत्तर, तो यहाँ क्रिया जो है सकर्मक है। यानी दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल जाए तो क्रिया जो है सकर्मक होती है। यहाँ अगर हम देखें, वह सो गया, क्या सो गया, कोई उत्तर नहीं है, यानी क्रिया जो है अकर्मक है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अकर्मक सकर्मक के बारे में। फिलहाल हम सरल वाक्य के बारे में देख रहे हैं। तो यदि सकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक है तो दो कर्म आएंगे। जैसे दुकानदार ने बच्चों को मिठाई दी। अब यहाँ दो कर्म है, दो कर्म कैसे है, क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलेगा। दुकानदार ने किसको क्या दिया, बच्चे को मिठाई दी, यानी किसको और क्या दोनों के उत्तर मिल रहे हैं, तो क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। जिस वाक्य में दोनों के उत्तर मिल जाएं तो क्रिया द्विकर्मक कहलाती है। ठीक है। यदि प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रेरक संज्ञा तथा प्रेरित संज्ञा दोनों का प्रयोग होता है। अब हम ये भी जानेंगे कि प्रेरक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रेरित संज्ञा किसे कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। जैसे माँ ने मीरा से भोजन बनवाया। माँ खुद काम नहीं कर रही है, माँ मीरा से भोजन बनवा रही है। तो जब काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाए तो वो जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ माँ प्रेरक है और जो मीरा जो है वो प्रेरित संज्ञा है। यानी माँ ने स्वयं भोजन न बना के मीरा से भोजन बनवाया, तो यह पूरा जो वाक्य है यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। सरल वाक्य के घटक। अब घटक का अर्थ क्या होता है, घटक जैसे अवयव हो गया, तत्व हो गया, यानी सरल वाक्य के अवयव कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी सरल वाक्य को बना कैसे सकते हैं, सरल वाक्य को समझने के लिए सरल वाक्य के घटक को समझना बहुत ज़रूरी है। सरल वाक्य निर्माण जो है कैसे कैसे होता है। सरल वाक्य के संरचना के आधार पर दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अभी हम देखेंगे उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य है और विधेय के विषय में जो कहा जाए वह विधेय है। यानी किसी भी वाक्य के निर्माण में दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो जो है क्रिया, दूसरा कर्ता। यानी जब कर्ता रहेगा, कर्ता जब होगा तो क्रिया जरूर होगी। यानी जब कर्ता होगा तो कोई कार्य करेगा। वाक्य का निर्माण, कोई भी वाक्य दो चीज़ों के बिना नहीं होती है। एक तो उसमें कर्ता का होना अनिवार्य है, दूसरा क्रिया का होना अनिवार्य है। तो समझना ये है कि वाक्य, किसी भी वाक्य का जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं और जो क्रिया होता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कोई भी वाक्य है जो उसमें कर्ता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं और जो क्रिया है उसे हम विधेय कहते हैं।
तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए यानी कि वो कर्ता हो गया, वह उस वाक्य का उद्देश्य है। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए क्रिया, वह जो है वो क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। यानी जिसके विषय में हम कुछ कहेंगे वो क्रिया होती है, तो क्रिया को ही हम विधेय कहते हैं। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। यानी वाक्य जो है बिना कर्ता और क्रिया का नहीं हो सकता। अगर सिर्फ हम किसी शब्द को बोलें तो वो शब्द कहलाता है। शब्द को व्याकरणिक अर्थ में जब हम ढाल देते हैं तो वो पद बन जाता है। लेकिन जब शब्द में क्रिया और कर्ता दोनों का प्रयोग करते हैं तो वह पूरा जो है वाक्य बन जाता है। यानी कुछ वाक्यों को, कुछ शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनता है, लेकिन उसमें कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है। उद्देश्य के अंतर्गत यानी कर्ता, उद्देश्य यानी कर्ता के अंतर्गत मुख्य पद कर्ता तथा उसके विस्तारक घटक उद्देश्य विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। अब हम पदबंध में क्या होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन जब उसका समय आएगा तो उसको भी बताएंगे। सबसे पहले ये जान लें कि जो है उद्देश्य के घटक क्या क्या हैं। तो विशेषण या विशेषण पदबंध आते हैं। विधेय यानी क्या? विधेय का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि विधेय मतलब क्रिया। तो क्रिया के अंतर्गत मुख्य घटक क्रिया आता है, विधेय को ही क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म का विस्तार। ठीक है, अब उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण से हम समझेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि कर्ता किसे कहेंगे और क्रिया किसे कहेंगे। साधारण वाक्य या सरल वाक्य को समझने के लिए सिर्फ कर्ता और क्रिया को समझना जरूरी है। अगर हम कर्ता और क्रिया को समझ लिए तो साधारण या सरल वाक्य आसानी से आप पहचान पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण में दिया हुआ है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है। अब चूंकि यहाँ ये संज्ञा है और वह क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। तो क्रिया का विस्तार क्या हुआ? क्रिया कौन सा क्रिया कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, यानी पढ़ने का काम कर रहा है। क्या पढ़ने का काम कर रहा है? पुस्तक। तो क्रिया का विस्तार क्या हुआ? पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस पूरे वाक्य में रमेश जो है वो कर्ता हो जाएगा, यानी रमेश हो जाएगा उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ रहा है हो जाएगा विधेय। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये रमेश जो है ये हो गया आपका उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ रहा है ये पूरा हो जाएगा आपका विधेय। बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। वह बाजार से पुस्तकें लाया। वह कोई है, वह बाजार से पुस्तकें लाया। अब यहाँ वह जो है वो क्या है? कर्ता है। तो कर्ता यानी कि क्या हो जाएगा? ये उद्देश्य हो जाएगा। बाजार से पुस्तकें लाया। अब बाजार से क्या लाया? पुस्तकें लाया। तो लाना क्या है? क्रिया है, और क्रिया का विस्तार क्या है? बाजार से पुस्तकें लाया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये वह जो है उद्देश्य हो जाएगा, और बाजार से पुस्तकें लाना ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है। फूलों की डलिया वहाँ से ले आओ। इस उदाहरण में फूलों की डलिया आपका हो जाएगा उद्देश्य, वहाँ से ले आओ ये हो जाएगा विधेय। फूलों की डलिया यानी बात किसके बारे में की जा रही है? फूलों की डलिया के बारे में की जा रही है। और लाना उसे है, क्रिया क्या है? ले आना। तो किसे ले आना है? फूलों की डलिया को। तो ये आपका हो जाएगा जो है कर्ता का विस्तार हो जाएगा, और वहाँ से ले आओ ये हो जाएगा क्रिया का विस्तार हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना कि मुख्य पद में कर्ता का विस्तार, कर्ता, विशेषण या विशेषण का विस्तार, ये जो घटक हैं ये उद्देश्य के हैं। और विधेय के घटक क्या है? क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म या कर्म का विस्तार। तो यहाँ जो है पुस्तकें क्या है? कर्म है। पुस्तकें जो है वो कर्म है। लाना क्या है? क्रिया है। तो ये बाजार से पुस्तकें लाया ये हो जाएगा आपका विधेय, और वह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उद्देश्य। इसी तरह फूलों की डलिया में भी हो जाएगा। फूलों की डलिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उद्देश्य, और वहाँ से ले आओ ये क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है। अगला देखते हैं। मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। अब यहाँ देखो, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि रमेश
केवल करता था, वह करता था, यहाँ फूलों की डलिया ये पूरा करता था। यहाँ जो है बहन, बहन क्या है? कर्ता। और बहन का विस्तार क्या है? बहन की विशेषता क्या है कि मेरी बहन, यानी कि मेरी बहन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कर्ता, यानी कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता को क्या कहेंगे हम? उद्देश्य कहेंगे। ठीक है। 2 दिन से किताब पढ़ रही है। कितने दिन से पढ़ रही है? 2 दिन से। तो यहाँ से लेके 2 दिन से किताब पढ़ रही है, ये पूरा आपका हो जाएगा विधेय। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं बात समझ में आएगी तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसे फिर पढ़ाऊंगी, फिर समझाऊंगी। बट आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको मैं बताऊंगी आपको। अगला देखते हैं, परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा परिश्रम करने वाले छात्र, यानी कर्ता कौन है? छात्र। और छात्र कैसा है? परिश्रम करने वाला। तो ये हो जाएगा परिश्रम करने वाले छात्र, ये तो हो जाएगा आपका उद्देश्य। और परीक्षा में सफल होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा कि परिश्रम करने वाले छात्र, ये उद्देश्य हो गया। ही परीक्षा में सफल होते हैं, ये आपका हो जाएगा विधेय। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति क्या है? कर्ता है। और वो उसका व्यवहार कैसा है कि दूसरों के साथ मीठा बोलने वाला है, यानी ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और विधेय क्या हो जाएगा? सबके मन को भाते हैं। यह व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति का क्या कर रहा है? ये विस्तार कर रहा है। दूसरों के यानी कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति, ये आपका हो गया उद्देश्य। सबके मन को भाते हैं, ये हो गया आपका विधेय। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, मैंने ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी। यहाँ मैंने तो आपका हो जाएगा उद्देश्य, क्योंकि यहाँ मैंने मतलब अपने बारे में कह रहे हैं। ऐसी भयानक आग पहले कभी नहीं देखी, मैंने आपका हो जाएगा उद्देश्य। और ऐसी भयानक आग कभी नहीं देखी, क्या नहीं देखी? आग, भयानक आग। तो ऐसी भयानक आग, अब देखना क्या है? क्रिया है। और क्या देखना है? ऐसी भयानक आग। तो यहाँ से ऐसी भयानक आग, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और मैंने क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को भी इसी तरह से मैं बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। अगर सरल वाक्य आपको नहीं समझ में आया है तो इसके बारे में फिर से मैं आपको बताऊंगी।